बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 3 T20 मैचेस खेलने के बाद लाहौर शिफ्ट हो चुकी है और उसके साथ ही पाकिस्तान टीम भी लाहौर में डेरे डाल चुकी है और उनका ये चौथा T20 मैच कल शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मेरे पास इसके हवाले से एक बड़ी हैरानकुन ख़बर है। मेरे लिए हैरानकुन नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए हैरानकुन है जो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। ख़बर यह है कि कल के मैच में नसीम शाह, शाहीन शाह, इब्रार अहमद और शादाब खान नहीं खेल रहे और इस खबर को बुनियाद बनाकर जो सो कॉल्ड व्लॉगर्स हैं उन्होंने आसमान सर पर उठा लेना है और वो इसको इस तरह से ताबीर करेंगे। कोई ये कहेगा कि जनाब ये बाबर आज़म अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं और बाबर आज़म का जो दिल चाहता है वो कर रहे हैं, जिसको चाहे वो खिलाएं और जिसको चाहें वो ना खिलाएं। कोई शाहीन शाह की बॉलिंग पर कीड़े निकालेगा कि इसमें वो दम खम नहीं रहा, इसी वजह से आज मैच नहीं खिलाया जा रहा। कोई नसीम शाह के लत्ते लेगा कि जनाब पिछले मैच में इसने कोई 11 रन भी ओवर के हिसाब से बॉलिंग की थी और बिल्कुल ही मरी हुई बॉलिंग थी और इस वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया है और यही वजह है कि इब्रार अहमद के बारे में भी लोग बातें करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रोटेशन पॉलिसी है, चूँकि इस सीरीज़ में हमने तजुर्बे करने थे, कम्बिनेशंस बनाने थे, इसलिए ये जो चेंजेस आ रही हैं ये रोटेशन पॉलिसी के तहत आ रही हैं। इसका कोई साजिश नहीं है, इसका कोई और मकसद नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इन चारों की जगह जो खेलने आ रहे हैं वो मोहम्मद आमिर हैं, जो एक मैच नहीं खेले थे, दोबारा आ रहे हैं। उनके साथ ज़मान खान होंगे, अब्बास अफरीदी होंगे और अमाद वसीम होंगे। अमाद वसीम पर बहुत बात हो चुकी, लेकिन अब अमाद वसीम की बारी है, वो लाहौर में इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। और ये जो खबर मैं आपको बताया ना कि ये 4 नहीं खेल रहे और ये 4 खेल रहे हैं, उसामा मीर भी खेलेंगे कल, इस खबर का जो मौख़ज़ है, इसका जो ज़राए हमें नहीं बताते, बल्कि एक मंजरनामा है जिससे मैंने इसको कंक्लूड किया। इस खबर को मंजरनामा ये है कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है और आज भी जो हो रहा है उसमें एक चीज़ नज़र आई कि पहली दफ़ा ये हुआ कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की सेंट्रल विकेट है, जो दरमियान में विकेट है जहाँ पर मैचेस होते हैं, पाकिस्तान ने अपना नेट सेशन वहाँ लगाया है। हालांकि आम तौर पर ये होता है कि मैच से पहले टीमें ग्राउंड के कोने में बनी हुई पिचेस पर प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो सेंट्रल विकेट है, हमारी मरकज़ी विकेट जो है, उस पर अपना सेशन लगाया, उस पर अपना प्रैक्टिस का नेट लगाया और उस पर आप ये देखें कि बाबर आज़म जो हैं वो फेस कर रहे थे और शादाब खान फेस कर रहे थे और बाबर आज़म ने अपने लिए 5 बॉलर्स चुने, जिसमें मोहम्मद आमिर थे, जिसमें दूसरे नंबर पर ज़मान खान थे और अब्बास अफरीदी थे और उसके साथ अमाद वसीम गेंद कर रहे थे और वो फुल स्ट्रेंथ के साथ गेंद कर रहे थे और बाबर जो है वो पूरी ताकत के साथ उनको खेल रहे थे। जबकि जिन्होंने नहीं खेलना था, जैसे शाहीन शाह हैं, वो आसपास घूम फिर रहे थे, 2-3 मिनट उन्होंने फुटबॉल खेला, कोई गपशप मारी और वो प्रैक्टिस से लाताल्लुक़ थे। नसीम शाह ने पूरे ग्राउंड के 1-2 चक्कर लगाए और वो भी इधर उधर गपशप मार रहे थे। अबरार भी बाहर बेंच पर बैठे गपशप मार रहे थे। तो मतलब ये इन खिलाड़ियों को बता दिया गया था कि आप नहीं खेल रहे और इनकी जगह ये खेल रहे हैं। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि चौथे T20 पर जो टीम खेलेगी वो एक कम्बिनेशन का टेस्ट है और इस पर हमें बातें नहीं बनाना चाहिए और ना ही इस पर सवाल उठाना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि हमारे जो नाकदीन हैं और ख़ास तौर पर कराची के जो नाकदीन हैं वो तो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं। ऐसा नहीं होता। आप कुछ काम जो है वो क्रिकेट बोर्ड को भी करने दें, कुछ काम जो है वो सिलेक्शन कमेटी को भी करने दें, कुछ काम टीम इंतज़ामिया के ज़िम्मे भी छोड़ दें, वो भी कुछ करें। हाँ, एक और बड़ी अहम बात जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो रिजवान का किरदार है। मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंतज़ामिया से बहुत नाराज़ हैं और उसकी वजह से वो टीम से लाताल्लुक़ हैं और वो सेशन में भी नहीं आए और वो होटल में ही रहे। लेकिन ये बात करने वाले भूल जाते हैं कि वो हैमस्ट्रिंग का शिकार हैं, ज़ख्मी हैं, इसलिए वो नेट सेशन में नहीं आए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, तो पाकिस्तान के शादाब ने गेंद की और जो वेस्ट इंडीज़ का बल्लेबाज था उसने उसको लेग साइड पर खेल दिया। वो गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक गई, तो कोई फील्डर वहाँ नहीं था, तो रिजवान विकेट कीपर थे, उन्होंने अपना ग्लव्स उतार के फेंका और गेंद के पीछे भाग गए। अच्छा, इन द मीन वाइल पीछे से बाबर ने वो ग्लव्स उठाए और पहन लिए और रिजवान ने जब वो थ्रो की तो बाबर ने वो गेंद पकड़ लिया और पकड़ कर उसको स्टैंप आउट करने की कोशिश की। कोशिश तो नाकाम हुई, लेकिन अंपायर ने क्या किया कि इस एक्शन को नोटिस में लाकर वेस्ट इंडीज़ को 5 रन दे दिए। यानी बाबर को ये जुर्माना किया गया कि आपने ग्लव्स पहनकर फील्डिंग क्यों की, इसलिए कि रूल के मुताबिक पूरी फील्ड में सिर्फ ग्लव्स पहनकर विकेट कीपर ही फील्ड कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, 5 रन का ये जुर्माना पड़ गया, भारी जुर्माना था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बाबर और रिजवान आपस में बड़ा हंस रहे हैं और एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। ये इनकी दोस्ती थी।
लेकिन अब जो मंजरनामा सामने आ रहा है उसमें लग रहा है कि जैसे बाबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नहीं चाह रहे कि रिजवान टीम का हिस्सा बने और उनको शायद अपनी कप्तानी खतरे में नज़र आती है। ये भी वो मफरूज़े हैं जो इन सो कॉल्ड वीलॉगर्स ने बना रखे हैं। हालांकि असल बात यह है कि रिजवान की जो स्ट्राइक रेट है वो डिस्टर्ब कर रही है। स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब करने का मतलब ये हुआ कि जिस नंबर पर वो खेलते हैं वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट उतना नहीं है जितना रिक्वायर्ड होता है, और मॉडर्न क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ही सबसे बड़ी बात है। और अगर रिजवान इस पर पूरा नहीं उतरते तो उन्हें टीम से भी बाहर निकाल दिया जाए तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक रेट्स के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान जो है इसमें सबसे ज़्यादा पुअर है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट्स क्या हैं। आज मैं आपको टीमों के बारे में बताता हूं कि टीमों के स्ट्राइक रेट्स क्या हैं। आप ज़रा इस गोशवारे पर नज़र डालें। 2021 के बाद जो स्ट्राइक रेट्स बने हैं वो इंडिया सबसे नंबर 1 पर है। इंडिया की टीम 129.72 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ 126, इंग्लैंड 125 और साउथ अफ्रीका 122, अफगानिस्तान 121 और ऑस्ट्रेलिया 120, आयरलैंड 118 और न्यूजीलैंड 118 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। और पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर है, 114.85 इसका स्ट्राइक रेट है। तो मुझे बताएं कि ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ आप कैसे टीम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये स्ट्राइक रेट ही है जो आपके कम्बिनेशन को डिस्टर्ब भी करता है और बनाता भी है। अब आप कम्बिनेशन में आ जाएं तो आप देखें कि बाबर आजम और साइम अयूब की नई जोड़ी बन चुकी है और बाबर आजम और रिजवान की पुरानी जोड़ी जो है वो टूट चुकी है। अब रिजवान को ये है कि मुझे ओपन खिलाया जाए, बाबर भी ये चाह रहे हैं कि मैं ओपन खेलूं और बाबर अपने साथ साइम को खिलाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ भी स्ट्राइक रेट का रौला पड़ता है। वो ये है कि बाबर आजम ने जो अभी तीसरा T20 मैच जो हम हारे हैं उसमें बाबर आजम ने 29 गेंदों पर 37 रन बनाए और उनके मुकाबले में न्यूजीलैंड के चैपमैन ने 29 गेंदों पर 50 रन बनाए। ये वो फ़र्क है जो हमारी शिकस्त का वजह बनती है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप फ़र्ज़ करें जोड़ी बना लेते हैं बाबर की और साइम अयूब की, तो तीसरे नंबर पर रिजवान आते हैं। अब पिंडी के तीसरे मैच में रिजवान तीसरे नंबर पर आए और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो इंतहाई कम था और उन्होंने बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली और यही वो डॉट बॉल्स थी जिसकी वजह से हमें शिकस्त हुई। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर आप रिजवान को रोटेट करके चौथे नंबर पर ले आते हैं तो तीसरे पर किसको लाएंगे? तो तीसरे पर लाने के लिए आपके पास एक नाम है उस्मान खान। अच्छा, अब उस्मान खान के बारे में वो बेचारा कश्तियाँ जला के सारा कुछ आ गया, लेकिन आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यार, वो ओरिजिनल ओपनर है और अगर वो ओरिजिनल ओपनर है तो उसको ओपनिंग ही करवानी चाहिए, इसलिए कि अगर आप उसके स्टैट्स पर एक नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मसलन ओपनिंग में उसने अब तक 601 रन बनाए हैं जिसका स्ट्राइक रेट 151 है, एवरेज उनकी 35.35 है और रन पर ओवर जो है ना उनके 9.6 हैं। और अगर वो नंबर 3 पर खेलते हैं तो उन्होंने अब तक 374 रन बनाए हैं 164 के स्ट्राइक रेट से, 124 की एवरेज से। और अगर चौथे नंबर पर खेलते हैं तो 117 रन हैं 115.84 के स्ट्राइक रेट से और 23.30 इनकी एवरेज बनती है। पाँचवें नंबर पर 109 रन हैं उनके और छठे नंबर पर उन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इसी तरह से डिस्टर्ब होता है। तो मेरे ख्याल में उनकी ओरिजिनल पोजीशन जो है ना वो ओपनर की है, तो अगर आप उनको ओपनर खिलाते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। अच्छा, अब आप नीचे आते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं। चलें, तीसरे नंबर पर अगर आप खिलाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको या फ़खर को खिलाना पड़ेगा या उस्मान को खिलाना पड़ेगा। और अगर आप फ़खर और उस्मान दोनों को खिलाते हैं तो फिर फ़खर को आप तीसरे पर भेजेंगे तो उस्मान को चौथे पर भेजेंगे, तो ये मेरा ख्याल है उस्मान के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। और उसके बाद फिर शादाब खान का नाम भी है, उनका स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के तमाम बल्लेबाजों से सबसे ज़्यादा अच्छा है और उस स्ट्राइक रेट के साथ उनका चौथा नंबर बनता है और वो चौथे नंबर पर खेलेंगे। अगर वो चौथे पर खेलते हैं तो रिजवान की जगह नहीं बनती फिर। और पाँचवें नंबर पर आपको आज़म या इफ्तिखार में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। और छठे नंबर पर अमाद वसीम आपके पास हैं और या उसके साथ इरफान नियाज़ी हैं। तो ये जो आप इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपका कम्बिनेशन बन सके, स्ट्राइक रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी टीम बना सके। इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस होने वाली है 2-3-4 दिनों तक हो जाएगी, उस टीम में आपको इस फैक्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप ये इंपॉर्टेंस नहीं देते तो आपका कोई रोल नहीं है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप को अगर आपने जीतना है तो आपको ये कम्बिनेशन बनाना होगा और अभी से ये तय करना होगा। कुछ नाक़दीन ने ये कहा कि बाबर जो है वो ओपनिंग करने पर ही बज़िद हैं, तो उन्हें भी अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए। एक ओरिजिनल ट्रैक बनाना चाहिए जहां पर जो खिलाड़ी जिस पोजीशन पर फिट है उस पर उसको खेलना चाहिए। अच्छा, हम यहां पर ये बहस कर रहे हैं कि हमारी रोटेशन क्या है, हमारा स्ट्राइक रेट क्या है, हमारा कम्बिनेशन क्या बनता है। दुनिया कहां पहुंच गई है, आप ज़रा एक अंदाज़ा लगाइए कि नबीविया के बैट्समैन हैं लोफ्टी आइटन, उन्होंने 33 गेंदों पर 100 बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
अब नबविया जैसे टीम के बल्लेबाज ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और पाकिस्तान जो कि सफ़ा अव्वल की टीमों में शुमार होती हैं, अभी तक इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये मेरा आज का वीलॉग है, इस पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं और हमारी क्रिकेट इंतज़ामिया को इस पर गौर करना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।